नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौतम आज आपके सामने लेकर आया हूँ हिस्ट्री का जो है ये लेक्चर है, 12th लेक्चर है। आज जो हम देखेंगे वो आंग्ल सिख युद्ध के बारे में देखेंगे कि आंग्ल सिख युद्ध कौन किसके बीच में हुआ था और क्या क्या घटनाएं हुई थी, कौन कौन सी संधियां हुई थी, इसके बारे में जो हम इस लेक्चर में जानेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो आंग्ल सिख युद्ध से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था, रणजीत सिंह वगैरह वगैरह के बारे में हमने देखा था। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो आंग्ल सिख युद्ध के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, हम देखते हैं आंग्ल सिख युद्ध। ये जो है आंग्ल सिख युद्ध है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा हम जानने से पहले ये देख लेते हैं कि क्या था क्या नहीं था। तो हुआ यह था कि उनमें 1843 ईस्वी की बात है, जब दिलीप सिंह जो है क्या बन गए थे, प्रकार से इनको राजा स्वीकार किया गया था 1843 ईस्वी में। तो हुआ कि 1843 ईस्वी के बाद 1845 ईस्वी में जो है अंग्रेजों ने क्या किया था, कुछ न कुछ प्रकार से इस समय जो थी अंग्रेजों के बारे में थोड़ा मतलब रिलेटेड हम टॉपिक देखेंगे यहाँ पे। लेकिन इसके पहले 1845 ईस्वी में हुआ था। 1845 ईस्वी तक सिख मतलब जो सेना थी वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गई थी। कहने का मतलब था दिलीप सिंह को जो है रानी जिंदल के नेतृत्व में जो है संरक्षिका के रूप में इनको जो है राजा बनाया गया था, दिलीप सिंह को। और इसके बाद जो थी इस समय खालसा सेना जो है बहुत ही अधिक शक्तिशाली हो गई थी। आप ध्यान रखिएगा कि खालसा सेना, ये फैक्ट कहां से आ रहा है, ये फैक्ट सरबत खालसा से आ रहा था। जो सिखों ने क्या बनाया था, अपनी जो है 2 प्रथाएं स्टार्ट की थी। तो सरबत खालसा वो प्रथाएं में से एक प्रथा है सरबत खालसा। तो सरबत खालसा में मतलब इस समय बहुत ही मजबूत हो गई थी। तो रानी जिंदन ने जो है ये समझा, रानी जिंदन कौन ने ये उचित समझा कि ये अब सिख मतलब जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, अब इनको क्या किया जाए, कैसे कंट्रोल में लाया जाए, मतलब ये सेना हमारे पास इतनी मजबूत हो गई है तो अब क्या किया जाए, हम राज्य का अपने जो है विस्तार करें, राज्य को क्या करें, बढ़ाएं। लेकिन क्या मतलब नहीं, यहाँ पे देखिए अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सोचा कि अब हम इनको क्या करें, युद्ध में झोंक दें। अब ये जो थी खालसा सेना को युद्ध में झोंक दिया। खालसा सेना जब है युद्ध में चली गई तो युद्ध में जाने के बाद हुआ ये कि इन्होंने सोचा कि अगर जो खालसा सेना जीत गई तो राज्य का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, राज्य हमारा बढ़ जाएगा। और अगर जो खालसा सेना हार गई तो क्या होगी, वो युद्ध में कभी भी इंटरेस्ट ही नहीं लेंगी, मतलब युद्ध में दखल नहीं देंगी, रुचि नहीं लेंगी। ये उनका जो है उद्देश्य था। तो जब इन्होंने युद्ध किया तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, युद्ध में 4 युद्ध हुए। चारों युद्ध में आप यहाँ पे ध्यान से दीजिए कि पहला युद्ध हुआ जो मुदकी का युद्ध हुआ। पहला युद्ध कौन सा हुआ, मुदकी का युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध हुआ फिरोजपुर का युद्ध हुआ। तीसरा युद्ध हुआ अलीवाल का युद्ध हुआ। चौथा युद्ध हुआ जो हमारा अलीवाल के युद्ध हुआ, सुबराव का युद्ध हुआ। ये चारों युद्ध हुए दोस्तों। पहले 2 युद्ध 1845 ईस्वी में लड़े गए, दूसरे 2 युद्ध फिरोजपुर का नहीं, अलीवाल का युद्ध और सुबराव का युद्ध 1846 ईस्वी में लड़े गए। आप याद कैसे रखेंगे, याद रखने की ट्रिक है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में 4 युद्ध हुए थे। कौन कौन से युद्ध हुए थे, एम फैस के द्वारा याद रखेंगे। किसके द्वारा, एम फैस याद रखिएगा। एम का मतलब होगा मुदकी, एफ का मतलब हो गया फिरोजपुर, ए का मतलब हो गया अलीवाल और एस का मतलब हो गया सुबराव। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि ये युद्ध में ये चारों युद्ध थे, इन चारों युद्धों में सिख सेना पराजित हो गई। इनके विस्तार का जो सोच थी वो कंट्रैक्ट हो गई, मतलब वो अब रुक गई। मतलब एक प्रकार से उनका एरिया का कुछ अंग्रेजों को भी देना पड़ गया। अब ये देना पड़ गया, क्यों देना पड़ गया, किस संधि के द्वारा देना पड़ गया, वो संधि कर ली उन्होंने। अंग्रेज जब युद्ध जीतते थे तो कुछ ना कुछ संधि करते थे।
तब ये युद्ध के द्वारा मतलब परिणाम है तो उसका पूरा राज्य ले लेते थे अगर जो संधि नहीं करता। तो हुआ ये कि लाहौर की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? लाहौर की संधि। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाहौर की संधि कब हुई थी? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? लाहौर की संधि। लाहौर की संधि कब हुई थी? देखिए लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को जो है ये संधि हुई थी। इस संधि के द्वारा हुआ क्या था? इस संधि के द्वारा ये अंग्रेजों ने बनाया दिलीप सिंह को रानी जिंदन के नेतृत्व में जो रानी जिंदन के नेतृत्व में राजा स्वीकार किया गया था। इनको जो है राजा स्वीकार किया गया था। अब इसके बाद ये हुआ था और सतलज नदी के पूरब का जो एरिया था, सतलज नदी के पूरब का, हमने नदियों के बारे में पीछे बताया है, आप देख लीजिएगा कौन सी नदी कहां से क्या हुआ। तो सतलज नदी के पूरब का एरिया और जालंधर के जो बीच का द्वाब क्षेत्र, जो बीच का मतलब होता है द्वाब क्षेत्र, जालंधर के द्वाब क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। किसका अधिकार हो जाएगा? अंग्रेजों को। अब हुआ ये पूना दरबार, यहाँ नहीं बोलेंगे। पूना दरबार किसमें हुआ था? मराठा के युद्ध में, वह बम्बई से रिलेटेड है। तो ये अब हुआ है लाहौर से, ये पंजाब से रिलेटेड है। लाहौर पर दरबार पे जो है कितना 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। लाहौर दरबार पे कितने करोड़ का जुर्माना लगाया गया? 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। 50 लाख रुपए जो है नगद लिया गया इनसे और 1 करोड़ के बदले जो है कश्मीर जो गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया गया था। कश्मीर को किसके हाथों से बेच दिया गया था? गुलाब सिंह के हाथों में बेच दिया गया। और सिख सेना को बिल्कुल बहुत ही सीमित कर दिया गया था। सिख सेना को क्या कर दिया गया था? सीमित कर दिया गया था। अब वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के सेना नहीं रख सकते हैं और इनके दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखा जाएगा। रेजिडेंट के बारे में बताया हमने पहले, ये एक प्रकार से अंग्रेजों का सहायक था, वो रखा जाएगा। और इसके बाद जो था एक अंग्रेज रेजिडेंट रखा जाएगा और इन कंपनी जो के अनुमति के बिना, ये कंपनी के अनुमति के बिना ये तो ना किसी के मतलब राज्य में मतलब किसी विदेशी को सेना में जो है रहने आने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। ये जो है इस संधि के द्वारा हुआ था। अब हुआ ये कुछ दिनों तक तो इनका अच्छा मतलब चलता रहा इस संधि के से। और 1846 ईस्वी में सिख सेना ने फिर से विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? फिर से विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप एक संधि हुई, भैरववाल की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? भैरववाल की संधि। ये संधि जो हुई थी वो 16 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 16 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई थी। इस संधि के द्वारा देख लेते हैं कौन कौन से फैक्ट थे। देखिए पहला जो इसका फैक्ट था, ये पहला फैक्ट था कि इस संधि के द्वारा रानी जिंदन की संरक्षिका समाप्त कर दी गई थी। और अब क्या हुआ था? अंग्रेजों की जो है संरक्षण में जो है क्या रहेंगे? दिलीप सिंह को राजा बनाया गया था। रानी जिंदन की संरक्षिता समाप्त कर दी गई थी। अंग्रेज रेजिडेंट के नेतृत्व में दिलीप सिंह को क्या कर दिया गया था? राजा स्वीकार किया गया था, राजा बनाया गया था। और एक फैक्ट हुआ था इसी संधि के द्वारा, लाहौर में क्या रखी जाएगी? लाहौर में एक सेना रखी जाएगी जिसका खर्च कौन देगा? दिलीप सिंह देंगे। कुछ दिनों तक इस संधि के द्वारा मतलब अच्छा चलता रहा। परिणाम स्वरूप फिर 1848 ईस्वी से 1849 ईस्वी में फिर क्या हुआ? विद्रोह हो गया। एक प्रकार से परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। याद रखना 1848 ईस्वी से 1849 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या क्या हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। इस युद्ध में 3 लड़ाइयां हुई थी। कौन कौन सी लड़ाइयां हुई थी? पहली लड़ाई हुई थी रामनगर की लड़ाई हुई थी। इस रामनगर की लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में हुआ यह था कि ये लड़ाई जो हुई थी वो 1848 ईस्वी में हुई थी। और इस लड़ाई के द्वारा ये लड़ाई जो हुई थी 1848 ईस्वी में हुई थी। 1848 ईस्वी में इस लड़ाई में जो हुआ था, इस लड़ाई में सिख सेना पराजित हुई थी। दूसरी लड़ाई जो हुई थी चिलियावाल का युद्ध हुआ था। इस लड़ाई में
ये भी लड़ाई जो हुई थी 1849 ईस्वी में हुई थी, इसमें सिख सेना विजयी हुई थी। तीसरी जो लड़ाई हुई थी वो गुजरात का युद्ध हुआ था, इस लड़ाई में जो है अंग्रेजी सेना विजयी हुई थी, 1849 ईस्वी में हुई थी अंग्रेजी सेना, इसमें क्या हुई थी, विजय हुई थी। आप इन तीनों लड़ाइयों को याद कैसे रखोगे, हम भूल जाएंगे, कैसे याद रखेंगे। पहले जब कोई युद्ध होने वाला होता है तो उसमें क्या होता है, लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और परेशान हो जाते हैं तो बोलेंगे हाय राम, क्या कहेंगे, हाय राम। तो याद रखना कौन सी लड़ाई हुई थी, रामनगर की लड़ाई हुई थी। कहेंगे जब युद्ध होगा तो हाय राम कहेंगे, तो क्या होंगे, जब उनपे अटैक होने लगेगा राम कहेंगे, हाय राम कहेंगे, तो इसका मतलब उनपे अटैक होने लगेगा, और अटैक होने लगेगा तो क्या करेंगे, वो हार जाएंगे। क्या होगा, वो हार जाएंगे। लेकिन जब ये लोग खूब गुस्से में अग्रेसिव हो जाएंगे, चिल्लाएंगे, और चिल्लाने के बाद फिर क्या होगा, कौन सा युद्ध होगा, चिलियावाल का युद्ध होगा। और चिलियावाल के युद्ध में तो चिल्ला रहे होंगे तो ये क्या कर लेंगे, जीत लेंगे। तो ये युद्ध क्या हो गया, ये लोग जीत लिए थे। अगला ये हुआ कि जब ये चिल्ला लोग बैठ जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो इनका गुस्सा क्या हो जाएगा, सब ठंडा पड़ जाएगा। जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो कौन सा युद्ध होगा, गुजरात का युद्ध होगा। गुजरात का युद्ध जो हुआ था तो इसमें ये लोग जब गुस्सा इनका ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, ये हार जाएंगे। ये क्या होंगे, हार जाएंगे। ये तीन जो है युद्ध हुए थे। और गुजरात नगर का युद्ध जो हुआ था 1849 ईस्वी में, अंग्रेज जो थे इसमें क्या हुए थे, इसमें विजय हुए थे, मैंने बता दिया है। अब ये हुआ था कि इस समय जो था अंग्रेज सेनापति जो था वो जनरल मतलब ह्यूगोज था। कौन था, ह्यूगोज था इस समय जो था। इसके बाद जो हुआ था दिलीप सिंह को क्या किया गया था, दिलीप सिंह को इसके बाद दिलीप सिंह को एक प्रकार से रानी जिंदल कौर को वार्षिक पेंशन दे करके दिलीप सिंह को इंग्लैंड मतलब इनके साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। कहां पे भेज दिया गया, इंग्लैंड भेज दिया गया। अब ये जो है आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट है। इसमें जो है हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताएंगे। उसके बाद बताएंगे सबसे पहले जो हमारी व्यवस्था थी वो जमींदारी व्यवस्था, उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था, फिर महलवाड़ी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था जो थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी। इन व्यवस्थाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन व्यवस्थाओं के पहले होने वाला फैक्ट क्या था उसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। उसके बारे में क्या करें, हम जान लेते हैं। तो देखते हैं कंपनी के शासन के अंतर्गत व्यवस्थाएं। कंपनी के शासन के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं थी, ये व्यवस्थाएं थी कंपनी के शासन के अंतर्गत व्यवस्थाएं हुई। कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी कंपनी के शासन के अंतर्गत। पहली जो मतलब व्यवस्था स्टार्ट करने से पहले क्या फैक्ट था उसके बारे में हम जानते हैं। 1757 ईस्वी में जो है युद्ध हुआ था। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद जो था अंग्रेजों ने भू राजस्व व्यवस्था स्टार्ट की थी, मतलब भूमि पे कर लेने की व्यवस्था स्टार्ट की थी। और ये व्यवस्था एक प्रकार से चलती रही। ये व्यवस्था मतलब स्टार्ट की थी, भू राजस्व वसूलने की एक व्यवस्था स्टार्ट की थी। इसके बाद हुआ ये कि 1772 ईस्वी में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। किसने समाप्त कर दिया था, 1772 ईस्वी में द्वैध शासन को जो समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने जो है द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और भू राजस्व व्यवस्था को मतलब लागू किया था। भू राजस्व व्यवस्था को जब लागू किया था इसके बाद 1773 ईस्वी की 72 ईस्वी में फिर से एक प्रकार से ये व्यवस्था जो थी 72 ईस्वी में भू राजस्व व्यवस्था लागू की। एक पंचवर्षीय व्यवस्था लागू की। वो कौन सी व्यवस्था वारेन हेस्टिंग्स से लागू की थी, एक पंचवर्षीय व्यवस्था लागू की 1772 ईस्वी में। ये 1777 ईस्वी तक चली। ये मतलब भू राजस्व व्यवस्था जो थी वो मतलब स्टार्ट की गई थी। अब ये इसने क्या किया 1772 ईस्वी में पंचवर्षीय व्यवस्था मतलब लागू की। द्वैध शासन को समाप्त करने के बाद पंचवर्षीय व्यवस्था लागू की और लागू करने के बाद ये व्यवस्था जो थी 1777 ईस्वी में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करने के बाद प्रत्येक वर्ष इस व्यवस्था को कर दिया गया। 5 वर्ष ना करके 5 वर्ष कर निर्धारण की व्यवस्था ना करके 1 वर्ष में कर का निर्धारण किया जाता था। इस व्यवस्था को 1 वर्षीय व्यवस्था बना दिया। ये व्यवस्था
धीरे धीरे चलती रही। 1789 और 90 ईस्वी की बात है। 1789 और 90 ईस्वी में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 1790 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक व्यवस्था स्टार्ट की। वो कौन सी व्यवस्था स्टार्ट की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक व्यवस्था स्टार्ट की। उस व्यवस्था का 10 वर्षीय ये व्यवस्था थी। ये जो है 10 वर्षीय व्यवस्था स्थापित, मतलब भू राजस्व के वसूलने की एक 10 वर्षीय व्यवस्था मतलब लागू की। इस व्यवस्था में हुआ ये कि इस व्यवस्था को संसद एक प्रकार से वहां से एक निदेशक मंडल से, इस व्यवस्था को निदेशक मंडल से अनुमति मिलने के बाद, इसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा इन व्यवस्थाओं के बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी व्यवस्थाएं थी। तो चलिए देखते हैं। पहली जो हमारी व्यवस्था थी, वो हमारी जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था का नाम था, बहुत ही अच्छा नाम है, वो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के द्वारा ये हुआ, ये था कि ये किस क्षेत्र पर लागू थी? ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक पे लागू थी। और किस पे लागू थी? वाराणसी में लागू थी। 5 क्षेत्रों में लागू थी ये व्यवस्था। ये व्यवस्था जो है 19% भूमि पर लागू थी। कितने परसेंट भूमि पर लागू थी? 19% भूमि पर लागू थी। अगली व्यवस्था जो आई वो व्यवस्था हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में क्या था? ये व्यवस्था कितने एरिया पे लागू हुई? ये व्यवस्था जो थी वो 2 प्रेसिडेंसियां थी, उन पर लागू थी। तो बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी पे लागू थी। उसके बाद किस पे लागू थी? उसने पूर्वी बंगाल पे लागू हुई। उसके बाद किस पे लागू हुई? असम पे लागू हुई। बाद नहीं, ये मतलब सब में साथ में है। तो असम पे लागू हुई। और कौन सी एक स्थान था उस पे लागू थी? उसके कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र पर लागू थी। व्यवस्था मतलब एरिया कितना कवर करती थी? एरिया मतलब ये तो स्थान है, कौन कौन से स्थान पे लागू थी, कितना एरिया कवर करती थी? 51% भूमि पर लागू थी ये व्यवस्था। अगली जो व्यवस्था थी वो महलवाड़ी व्यवस्था थी। ये व्यवस्था जो थी हमारी, वो ये व्यवस्था जो हमारी थी, ये एक प्रकार से ये उत्तरी मतलब संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू थी ये व्यवस्था। संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में ये व्यवस्था लागू थी। ये 30% भूमि पर लागू थी। कहीं कहीं 29 भी दिख जाएगा आपको। 30% भूमि पर लागू थी। तो अब इनको हम बड़ा चिट्ठा सा पढ़ लिया है, इनको हम याद कैसे करेंगे? आपको एरिया तो याद रखने पड़ेंगे। एरिया याद रखने की ट्रिक ये है कि पहली वाली की तो हम देखें, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी, ऐसे याद रख सकते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तो हैं ही। और दूसरा क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है इसमें? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उसके बगल में वाराणसी। और क्या हो सकता है? और उत्तरी कर्नाटक हो सकता है। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक ये याद रखना, और वाराणसी याद रखना। अगले जो है दूसरी कौन सी थी? ये 2 प्रेसिडेंसी थी नीचे वाली, और तीसरी प्रेसिडेंसी पे लागू थी। तीसरी प्रेसिडेंसी पे लागू थी, लेकिन पूर्वी बंगाल पे लागू थी। किस पे थी? पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल से सटा क्या है? असम। असम पे भी लागू हुई थी। और किस पे लागू हुई थी? और एक एरिया था कर्नाटक में भी जाएगी ना, ये कुर्ग क्षेत्र में लागू थी ये। और तीसरी तो आप जानते हैं 3। तो याद हम इसको कैसे रखेंगे? याद रखने की ट्रिक है, इनके जो है मतलब ये वाले हम भूल जाएंगे कि ये कितने क्षेत्र पे लागू थी, कितने क्षेत्र पे, ये कितने क्षेत्र पे लागू थी। हालांकि आपको याद रखने की ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले देखिए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी, ये जो थी एक प्रकार से 19% भूमि पर लागू थी। स्थायी का मतलब होता है स्थान। स्थायी का मतलब होता है स्थान, याद रखना। स्थायी का मतलब स्थान। और के अगला कौन सा मतलब है? अगला जो है रैयत। रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब किसान। किसान का मतलब एक प्रकार से ये रैयत का मतलब हो गया किसान। इधर से देख लेते हैं ऐसे से। स्थायी का मतलब होता है स्थान। एक प्रकार से स्थायी का मतलब ऐसा हम समझा दे रहे हैं, होता तो एक प्रकार से स्थायी का मतलब स्थानिक है, तो स्थान हो गया। अगला देखिए रैयत का मतलब हो गया किसान। अगला जो देख लीजिए तीसरा जो है हमारा महल का मतलब हो गया गांव। गांव या जागीर कह सकते हैं। आप याद कैसे रखेंगे? स्थान का मतलब हो गया, रैयत का मतलब हुआ किसान, और ये हो गया गांव, और ये हो गया क्या? स्थान।
अब बोलो, किसान का आप रिलेशन डायरेक्ट रखिए, किसान कितने क्षेत्र पर होंगे, ये किसान होंगे बहुत बड़े क्षेत्र, मतलब पूरे भारत पे होंगे, तो ये एक प्रकार से भारत मान लीजिए है। दूसरा वाला क्या है, किसान क्या है, रैयत, पूरा भारत है। और ये क्या हमारा है, गांव है, महल का मतलब गांव, और ये जो हमारा जो मतलब है इसका स्थान का मतलब एक घर, या कह सकते हैं एक घर में बहुत ज्यादा किसान नहीं होंगे और एक गांव में बहुत ज्यादा किसान नहीं होंगे, और एक कह सकते हैं एक गांव में जो होंगे वो घर से ज्यादा किसान होंगे, मतलब घर से ज्यादा गांव में किसान होंगे और गांव से ज्यादा पूरे भारत में किसान होंगे। तो याद रखना दोस्तों, जो व्यवस्था स्थानिक है वो कम वाले पे होगी, और जो गांव स्थान से बड़ा होगा वो गांव होगा, गांव में भी उससे कुछ ज्यादा होगी। तो या कितनी ज्यादा होगी, 11% ज्यादा होगी, 30% हो गया, और ये वाली जो ज्यादा होगी ये कितने हो गया, ये 50-51% हो गया। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, इन व्यवस्थाओं को याद रखने की ट्रिक है। अब हम देखते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। इस व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। इस व्यवस्था को इस्तमरारी व्यवस्था भी बोलते हैं, जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं। 1790 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को स्टार्ट किया था। इस व्यवस्था को 10 वर्षीय स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, 10 वर्षीय जो है ये प्रकार से व्यवस्था थी। इसके बाद निदेशक मंडल से इसको अनुमति मिल गई थी। निदेशक मंडल से अनुमति मिलने के बाद इस व्यवस्था को एक प्रकार से स्थायी बोल दिया गया था, ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हो गई थी। अब ये मतलब कब मिला था अनुमति, 1793 ईस्वी में। आपको मन में क्वेश्चन उठेगा दोस्त कि आप यहाँ पे लिखे थे 1793, 1792 और 1822, ये शायद छूट गया है ना, इसको याद रखिए। ये व्यवस्था जो लागू की गई थी ये 1700, मतलब आप कह सकते हैं कि ये वाली जो है दूसरी 92 में और पहली वाली 93 में क्यों है, ये 1793 और ये 1792 और ये 1822, मतलब ये इसके पहले क्यों है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1790 ईस्वी में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी, 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, लेकिन 1793 ईस्वी में इसको निदेशक मंडल से अनुमति मिली थी, इसलिए ये पहले ही लागू की गई थी। लेकिन निदेशक मंडल से जब अनुमति मिली थी तब ये जो है एक प्रकार से स्थायी बंदोबस्त किया गया था इसका नाम, लेकिन ये पहले लागू की गई थी, इसलिए हम इसको पहले लेते हैं और उसके बाद में लेते हैं। ये ऐसा हमने इसको जो हमने सन को अभी बताया नहीं था, इसको थोड़ा बता देते हैं। तो वह ये इसके बाद जो ये व्यवस्था हो गई थी 1800, निदेशक मंडल की अनुमति मिलने के बाद इसको स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में तब्दील कर दिया गया। अब स्थायी बंदोबस्त, किसानों को एक प्रकार से ऋण कैसे लिया जाए, किसानों से कर कैसे लिया जाए, अंग्रेज जो है बहुत मतलब अपनी दिमाग लगाएं, ऐसा सोचने लगे कि एक प्रकार से अब हम कुछ ऐसा कर दें कि हमको कर वसूलना ना पड़े। तो इन्होंने जो है इसमें जमींदार रख दिए। क्या रख दिए, जमींदार रख दिए, कि अब जमींदारों से किसानों, जमींदार जो थे वो किसानों से कर था। इस व्यवस्था में जमींदारों को जो है भूमि का स्वामी माना गया था। किसको, जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया था। क्यों, ये व्यवस्था जो थी इसी का नाम दिया गया था जमींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था, या कह सकते हैं इसको इस्तमरारी व्यवस्था भी बोलते हैं, और इसको दूरवासी व्यवस्था भी बोलते हैं, वो हम अभी आगे बताएंगे। 1790 ईस्वी में इस व्यवस्था का जो मतलब एक प्रकार से कर वसूला जाने लगा। इस व्यवस्था में जितना कर वसूल सकते थे, मतलब जितना कर जो है जमींदार वसूलते थे, उनको कंपनी जो है, सरकार जो थी, उनको 10/11 भाग जो है जमींदारों को दे देगी। इस प्रकार से हुआ ये कि अब जमींदार सोचने लगे कि हम जितना कर वसूलेंगे जनता से, जितना कर किसानों से वसूलेंगे उसका 10/11 हमको मिलेगा, जितना ज्यादा वसूलेंगे उतना ज्यादा मिलेगा। तो ये व्यवस्था एक प्रकार से इस प्रकार से लागू कर दी गई। यह व्यवस्था जो थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक पे लागू थी। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और कहाँ पे लागू थी, वाराणसी, ये इस जगह पे लागू थी। तो पूरे एरिया के 19% हिस्से पर जो है ये व्यवस्था लागू थी। इस व्यवस्था के बाद हुआ ये कि अब
जिस एरिया से अंग्रेजों को मतलब 4 करोड़ रुपए कर मिलता था, अब जमींदारों के द्वारा उनको जो है 60 करोड़ रुपए कर मिलने लगा। अब तो इस व्यवस्था की हद ही हो गई। किसानों के इतना अधिक शोषण किया इस व्यवस्था ने कि इस व्यवस्था को एक प्रकार से दूरवासी व्यवस्था भी बोलते हैं। मतलब बहुत ही दुर्लभ कर दिया था एक प्रकार से किसानों को स्थिति को, तो दूरवासी व्यवस्था भी इसको बोलते हैं। और इसमें उप जमींदार भी रख दिए गए थे। उप जमींदारों के द्वारा भी इनका शोषण किया जाने लगा। उप जमींदार अब कंपनी का बहुत ही अधिक एक प्रकार से फायदा होने लगा। 4 करोड़ जिस एरिया से कर मिलता था 19% भाग से अब उनको 60 करोड़ मिलने लगा। इसके बाद अब देखते हैं कि इस कंपनी के इस एरिया के क्या क्या मतलब फायदे हुए थे, क्या क्या उसने सोच करके ये व्यवस्था बनाई थी। तो उसका जो आर्थिक कारण था इस व्यवस्था को बनाना, ये जो है किसानों से मतलब एक प्रकार से अधिक लागान वसूल करना, इसका इनका जो है उद्देश्य था। अगला जो इनका जो कारण था आर्थिक कारण, एक जमींदार वर्ग का निर्माण करना, एक प्रकार से कह सकते हैं। अगला जो था प्रशासनिक उद्देश्य की बात करें तो प्रशासनिक उद्देश्य इस व्यवस्था का ये था कि इसमें जो है हमको प्रशासन नहीं बनाना पड़ेगा। इसमें जो है प्रशासन हमको नहीं बनाना पड़ेगा, अपने आप प्रशासन बन जाएगा। हम जो है सीधे किसानों से कर नहीं लेंगे और जमींदार जा करके उनसे कर वसूलेंगे। हम बहुत बड़ी एरिया पे क्यों कर वसूलें जाके, हम सीधे जमींदारों से ही कुछ लोगों से कर वसूल लेंगे और हमारा बहुत अधिक फायदा होगा। हमको पैसे नहीं देना पड़ेगा, वो लोग खुद उनसे किसानों से मैनेज करेंगे। तो ये जो है इसका अंग्रेजों का एक प्रकार से फायदा था। तीसरा एक कारण इनका जो था कि समर्थक वर्ग तैयार करना। क्या करना? राजनीतिक कारण जो था इनका कि भारत में एक समर्थक वर्ग बनाना। अब ये हुआ कि जब जमींदार बन जाएंगे तो जमींदारों को उनसे कुछ फायदा मिल रहा है, तो जमींदार क्या करेंगे, जिसकी खाएंगे उसी की बजाएंगे ना। तो हुआ ये कि जमींदारों को पैसा किससे मिलता था? अंग्रेजों से मिलता था। अब अंग्रेजों से मिलता था तो हुआ ये कि अंग्रेजों की ही वो क्या करते थे, एक प्रकार से अंग्रेजों की ही भलाई चाहते थे, अंग्रेजों को ही सपोर्ट करते थे। ये एक प्रकार से ये समर्थक वर्ग था। तो दोस्तों अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट डे आएगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।